ग्रेटर नोएडा में मोमोज खाने से 60 लोग बीमार पड़ गए हैं। सभी लोगों की मोमोज खाने से तबीयत बिगड़ी है। बीमार लोगों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बीमार लोग 3 अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। दनकौर थाना इलाके के बिलासपुर का यह सारा मामला है। ग्रेटर नोएडा से खबर बेहद अफसोसनाक। मोमोज खाने के बाद 60 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दनकौर इलाके का मामला है। सभी बीमार लोग 3 अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। दनकौर थाना इलाके के बिलासपुर का यह सारा मामला। खबर ग्रेटर नोएडा से। मोमोज के सेवन के बाद ये स्थिति हुई, इनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर इनको एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 60 लोग एक साथ। दनकौर थाना इलाके के बिलासपुर का सारा मामला। और बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम योगी के साथ हुई बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी ने बैठक की थी। 10वीं और 11वीं के अंकों को आधार मानकर इन छात्रों को अब अंक मिलेंगे। यानी अगर 10वीं और 11वीं में अच्छा प्रदर्शन किया, इन छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं, तो उसका लाभ उन्हें निश्चित रूप से इस तरह की मार्किंग में मिलेगा, जिसका आधार 10वीं और 11वीं के एग्जाम्स होंगे, उसके नतीजे होंगे। 12वीं की परीक्षाएं रद्द हैं। जो छात्र उत्तर प्रदेश में 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले थे, उनके 10वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यह निर्णय ले लिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी के साथ और उसके बाद यह तय किया गया कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी जाए और फिर आगे क्या किया जाए, इस बाबत भी निर्णय लिया गया। और वो निर्णय यह था कि 10वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर इन 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किया जाए। और एबीपी गंगा से खास बातचीत में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अहम जानकारी दी और बताया कि आखिर इन छात्रों को कैसे प्रमोट किया जाएगा, किस आधार पर इनको अंक मिलेंगे। इस प्रकार से हमने हाई स्कूल बोर्ड में फार्मूला रखा था कि जो 9th में हमारे विद्यार्थी हैं पास हुए थे पिछले बार, क्योंकि हमारी हाई स्कूल की परीक्षा हो चुकी थी, इंटर की परीक्षा हो चुकी थी और फरवरी के अंत तक या मार्च के प्रारंभ तक तमाम जगहों पर 9th और 11th की परीक्षाएं भी हो गई थी। तो जहां पर 9th की परीक्षा हो चुकी है वो उसके नंबर, और जो 10th की जो हमारे प्री बोर्ड 10th में हमने किया था उसके नंबर का जो औसत होगा उसको हम 10th के अंक तालिका में उसका अंकन करेंगे। 12वीं कक्षा के बारे में हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि जो हमारा हाई स्कूल में बच्चे ने प्राप्त किया है, विद्यार्थी ने नंबर प्राप्त किए हैं वो, या जो 11th में जिन्होंने नंबर पास किए हैं, वो दोनों को जोड़ के उसका एवरेज जो होगा वो उनकी अंक तालिका में 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्र के रूप में अंक उनको मिलेंगे। कहीं पर अगर 11th की परीक्षा भी नहीं हुई और पिछले साल उनको प्रमोशन मिल गया है, तो इस बार उनको हम प्री बोर्ड जो हमने कराया है, तो 11th की कक्षा की जगह हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो और प्री बोर्ड का जो अंक प्राप्त हुए, उनको दोनों को जोड़ के जो एवरेज होगा वो हम इसमें देंगे। सुना आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने क्या तरीका बताया इन छात्रों के 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन का। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर, कोविड महामारी के वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यूपी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इस ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी सरकार की इस निर्णय की घोषणा की है जिसमें 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। परीक्षाएं रद्द होने से छात्रों को राहत तो मिली है, लेकिन अब सवाल यह है कि छात्रों के रिजल्ट से लेकर अगले सत्र में एडमिशन तक प्रक्रिया क्या रहेगी, आगे उन्हें कैसे एडमिशन मिलेगा, और ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक स्कूल प्रिंसिपल शर्मिला सिंह जुड़ी हुई हैं, उनसे हम आगे की चुनौतियों पर बात करेंगे। बहुत स्वागत आपका शर्मिला जी हमारे इस कार्यक्रम में।
नमस्कार राजेंद्र जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। शर्मिला जी, अभी मैं निर्णय के बारे में बता रहा था, 12वीं के बारे में जो निर्णय लिया गया परीक्षा रद्द करने का, इसको आप कैसे देखती हैं? और जो इवैल्यूएशन के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है, मूल्यांकन के बारे में इन छात्रों के, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी राजेंद्र जी, मुझे लगता है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है ये स्वागत योग्य है, क्योंकि अन्य बोर्ड ने भी अभी एग्जाम कैंसिल कर दिए थे, तो यूपी बोर्ड के भी एग्जाम के लिए हर अभिभावक और बच्चों को ये उम्मीद थी कि एग्जाम कैंसिल हो, क्योंकि स्थितियां कुछ इस तरह की रही हैं कि एग्जाम देने को दे सकते थे बच्चे, पर उनका मेंटल लेवल और या स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि वो इस स्थिति में नहीं है कि कुछ अच्छा स्कोर कर पाएँ या अच्छे से एग्जाम दे पाएँ। तो गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है ये वास्तव में काबिल तारीफ है और हम इसका स्वागत करते हैं। जी, अब मैंने दूसरा जो सवाल पूछा है जरा उस पर गौर फरमाएं। मैं कह रहा हूं कि ये जो 10वीं के बोर्ड के इम्तिहान के आधार पर या 11वीं की परीक्षाओं पे जो अंक मिले हैं उसको कैलकुलेट करके उनका एक एवरेज निकाल के जो अंक देने की बात है, इस फैसले से आप कितनी सहमत हैं, कितनी असहमत हैं, इसे कैसे देखती हैं? देखिए, हम लोगों के सामने और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो जो भी रास्ता गवर्नमेंट ने निकाला है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है। और दूसरे ये कि जो बच्चे इस समय 12th के एग्जाम देने वाले थे, उन लोगों का 10th का एग्जाम हुआ था, उन लोगों का 11th का एग्जाम हुआ, तो एक बेस है ये देखने के लिए कि उनको आगे जो मार्क्स दिए जाएंगे वो किसी तरह ऐसे ही उठा के नहीं दिए जाएंगे। मतलब उनके बोर्ड के एग्जाम को रिजल्ट को देखा जाएगा, उनके 11th क्लास के रिजल्ट को देखा जाएगा, और जिन्होंने 11th नहीं दिया है तो उनके प्री बोर्ड के रिजल्ट को देखा जाएगा। तो बच्चों के ही मार्क्स के बेस पे उनकी 12th की मार्कशीट बनेगी। तो ये भी एक जो सोच है गवर्नमेंट की कुछ अच्छी है। और देखिए, थोड़ा नुकसान तो बच्चों का होगा जो विशेष रूप से बहुत अच्छी मेहनत करते रहे पूरे साल, जिनको लगता है कि हम टॉप करेंगे, थोड़ी सी परेशानी होगी उन बच्चों को, लेकिन चूंकि परिस्थितियां इस तरह की है, हमें इन स्थितियों के साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा। मैम, मैंने देखा है कई बार, और कई बार मेरे साथ जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस वक्त भी मैंने देखा, और ऐसा हम सभी लोग महसूस करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि 10वीं में अगर किसी बच्चे ने बहुत मेहनत नहीं की या उसके रिजल्ट्स उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, तो वो 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत जी जान लगा के पढ़ाई करते हैं और कई बार मिरेकुलस रिजल्ट्स देते हैं, एकदम बाजी पलट जाती है 12वीं में। तो अब जो ये अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत मेहनत की, 10वीं में उसको वैसे रिजल्ट ना मिले हों, वो तो बहुत निराश होंगे इस तरह के इवैल्यूएशन से। नहीं, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि 10th तक बच्चे थोड़ा सा नासमझ होते हैं, बचपना होता है, लेकिन 11th 12th में आते आते वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो उसी हिसाब से मेहनत भी करते हैं। तो जाहिर है थोड़ा सा उन बच्चों को परेशानी होगी, लेकिन जो मेहनती बच्चे होते हैं वो जैसे 11th के साथ पूरा ईयर उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अच्छा किया, उनको फिर बोर्ड का ही नहीं देखना होता है, वो बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं। तो 11th के मार्क्स उनके और 10th के मार्क्स उनके देख करके जो उनको इस समय रिजल्ट मिलेगा वो थोड़ा हो सकता है कि 2-4% ऊपर नीचे हो, लेकिन फिर भी उनको लिए संतुष्टि देने वाला होगा। और संतुष्टि अब करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने और सबके सामने, सरकार के सामने रास्ता भी दूसरा नहीं। इसी कार्यक्रम में अभी कुछ दिनों पहले चर्चा हुई और 2 शिक्षाविद जुड़े मैम, उनका ये कहना था कि ऑनलाइन इम्तिहान लिए जाने चाहिए, क्या ये विकल्प था? बिल्कुल, मैं इसके फेवर में हूँ। ऑनलाइन एग्जाम लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में छोटी क्लासेस में और 8वीं तक ऑनलाइन एग्जाम्स लिए गए हैं। और देखिए, क्योंकि ये बड़े लेवल पे परीक्षाएं हैं बोर्ड की, तो कुछ जगह ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां सुविधाएं इतनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन ही हो एग्जाम तो वो भी सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं, या वो बच्चे अरेंज कर सकते हैं, उसके भी रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां मान लीजिए आगे भी कुछ होती हैं, तो एक ऑनलाइन एग्जाम होना एक अच्छा ऑप्शन है। जी 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 जी। तो अब आप रेकमेंड करेंगी कि अगर आइंदा भी अगर ऐसी स्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, चूंकि ये पैंडेमिक है, तीसरी लहर की बात हो रही है, कई लोग कह रहे हैं कि इसको अभी पूरी तरह से समाप्त होने में वक्त लग सकता है दुनिया से या देश से, तो ऐसी स्थितियों में अब इम्तिहान पूरी तरह से रद्द करने के बजाय या इवैल्यूएशन के ये तरीके निकालने के बजाय ऑनलाइन एग्जाम एक बेहतर विकल्प हो सकता है? जी बिल्कुल, बेहतर विकल्प हो सकता है, और हम लोग स्कूल लेवल पे अगर देख रहे हैं कि अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मिला जी, हमसे बात करने के लिए और अपने विचार इस मंच पर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है दिल्ली से। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन कर दी गई है। जी हां, पहले 7 साल होती थी इस एलिजिबिलिटी टेस्ट की मियाद, लेकिन अब इसे आजीवन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए गए। फैसले से रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे, यह कहना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का। यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण फैसला केंद्रीय स्तर पर लिया गया है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन कर दी गई है। यानी अगर एक बार आप एलिजिबल करार दिए गए इस परीक्षा में, तो आप आजीवन एलिजिबल रहेंगे टीचिंग करने के लिए, शिक्षण कार्य के लिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार का। पहले यह वैधता 7 वर्षों की थी, अब इसे बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। मतलब यह कि टीटी क्वालिफाई करने के बाद, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद जो एलिजिबिलिटी आपको हासिल होगी शैक्षणिक कार्य की, टीचिंग की, वो आजीवन आपके पास रहेगी। संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय केंद्र सरकार का और यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम यह फैसला। टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता अब कर दी गई है आजीवन। सारा जीवन एक बार इम्तिहान पास कर लेने के बाद, प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद आपके पास शैक्षणिक कार्य की पात्रता रहेगी, आप एलिजिबल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कानपुर मामले में बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री का बयान आया है। एफआईआर में नाम सामने आने के बाद बोले हैं नारायण भदौरिया, गेस्ट हाउस के सामने कोई पुलिसकर्मी नहीं था, ये उन्होंने कहा है। मुझे लगा लड़के को गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं। वीडियो में वर्दीधारी पुलिस वालों से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं भदौरिया और कह रहे हैं कि वहां पर कोई पुलिसकर्मी नहीं था और मुझे लगा कि लड़के को गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं। यह तर्क आप देख लीजिए उनका, और तस्वीर भी देख लीजिए। तर्क और तस्वीर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। कल दिनांक 2 जून को मेरा जन्मदिन का कार्यक्रम था, जिसको कि कुछ अधिवक्ता भाइयों और मित्रों ने रखा था। उस कार्यक्रम में मैं दोपहर 12:30 बजे आकर्षण गेस्ट हाउस पहुंचा और कुछ बहनों ने स्वागत कर रही थी और केक कटवा रही थी। उसी समय कुछ लोग बाहर से आए अंदर और कहा कि एक लड़के को 4 लोग उठा ले जा रहे हैं। मैं बाहर निकल के आया तो मारुति सिलेरियो गाड़ी यूपी 16 नंबर था जिसका, वो उसमें 4 लोग जबरन एक लड़के को डाल रहे थे। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस। तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तो उन्होंने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकालकर उस लड़के के लगा दी। और तभी नवस्था थाने की जीप आ गई, जिसमें भी कोई अधिकारी नहीं था, और वही लोग उस लड़के को जीप में डालने लगे। तो हमने कहा इसका वारंट है, कोई बात है, क्या नहीं। तभी वो लड़का चिल्ला के बोला कि मेरा संदीप ठाकुर से एक हिस्ट्री सीटर है, संदीप ठाकुर बर्रा थाने का, उससे विवाद है और ये लोग उसी के लोग हैं। सुन लिया आपने नारायण भदौरिया का वक्तव्य। ये अपने कृत्य को कैसे डिफेंड कर रहे हैं ये आपने सुन लिया। ये कह रहे हैं कि वहां पे कोई अधिकारी नहीं था, कोई पुलिसकर्मी नहीं था, उन्हें लगा कि लड़के को लेकर जा रहे हैं, गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। और तस्वीर आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद। गेस्ट हाउस के सामने कोई पुलिसकर्मी नहीं था, ये वो कह रहे हैं, और पुलिसकर्मी साफ साफ इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जिससे वो उलझते दिखाई दे रहे हैं। एकदम उलट, एकदम विपरीत बात जो तस्वीर है उसके। कानपुर मामले में बीजेपी के पूर्व मंत्री का बयान वहां की तस्वीर से बिल्कुल अलग, उल्टा। तो दरअसल कानपुर के नौबस्ता में बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी चल रही थी। इसी बीच पुलिस ने वहां से 25,000 के इनामी गैंगस्टर मनोज सिंह को पकड़ लिया। उसे छुड़ाने के लिए नारायण भदौरिया समेत कई दबंगों ने पुलिस से अभद्रता की, यहां तक कि पुलिस हिरासत में उसे जीप से छुड़ा ले गई। इस पूरे हंगामे का वीडियो वायरल है। इसके बाद इस मामले में नारायण भदौरिया समेत 30 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। वहीं बीजेपी ने नारायण भदौरिया को पद से हटा दिया है, साथ ही जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया। Shut up.
देखिए आप कैसे पुलिस हिरासत से गैंगस्टर को छुड़ा के ले गए। 25,000 के इनामी पर मेहरबानी आप इनकी देख लीजिए। और उसके पहले हमने आपको तर्क भी दिखाया। 11 आरोपियों की तस्वीरें पुलिस ने जारी की हैं। इनमें से 7 की पहचान हुई है। नौबस्ता का सारा मामला वीडियो वायरल। बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी में यह गैंगस्टर आया हुआ था। 11 में से 7 की पहचान हुई है। एक गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद ये हटाया गया इनको पद से। और वहीं इस मामले को लेकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस केस से जुड़े हर आरोपी को सख्त से सख्त उसको सजा दी जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। नौबस्ता थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला बोलकर हिस्ट्री शीटर को छुड़ा लिया गया। हमारे साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण जी हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। सर, बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस अपने काम को करने गई थी, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने हिस्ट्री शीटर को छुड़ाकर भगा ले गए। ये एक अपराधी है, मनोज सिंह इसका नाम है। बलात्कार के प्रकरण में इसको 10 साल की सज़ा हुई है और अभी हाई कोर्ट से बेल पे है। इसी बीच में इसने 2 और अपराध किए जिनके संबंध में ये वांछित है। इसको गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम गई थी। कुछ लोग सादे में थे और कुछ वर्दी में थे। गिरफ्तारी कर ली गई थी, किंतु वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी बर्थडे की, जिसमें से सम्मिलित कुछ लोग आ गए और उन्होंने सरकारी कार में बाधा डाली, इसको भगाने में मदद की, जिसका परिणाम ये हुआ कि मनोज सिंह वहाँ से भाग गया। मनोज सिंह के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 दर्जन लोग चिन्हित किए जा चुके हैं जिन्होंने मनोज सिंह को भगाने में मदद की। उनमें से एक व्यक्ति अरेस्ट भी हुआ है रात को। बाकी सब के लिए दबिशें पड़ रही हैं। मनोज सिंह भी गिरफ्तार होगा और बाकी सब भी गिरफ्तार होंगे। क्या लगता है कि ये किसी एक पार्टी का आयोजन हुआ था? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। एक व्यक्ति को आपने बताया पकड़ भी लिया है। मनोज सिंह इतना कुख्यात था, कहीं ना कहीं उसे पुलिस का प्रश्रय ज़रूर मिलता रहा होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किसकी जन्मदिन पार्टी हो रही थी, क्या था। एक अपराध हुआ, अपराधी को भागने में मदद की गई है, उसके खिलाफ उसी प्रकार कार्रवाई होगी, पूरी सख्ती के साथ होगी। कितनी टीमों को आपने लगा रखा है इन लोगों को और कब तक जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी 7 टीमें हमने अलग अलग थानाध्यक्षों के नेतृत्व में बनाई है। रात को ही एक व्यक्ति रणधीर इसका नाम है, ये रात अरेस्ट हो चुका है, जेल जाएगा। बाकी सब भी मुझे विश्वास है 2 दिन में हम गिरफ्तार करेंगे और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। कानपुर पुलिस कमिश्नर साफ तौर पर कहते हुए कि जिन्होंने भी इस घटना को कारित किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इधर अलीगढ़ में शराब कांड के बाद भी लापरवाही हो रही है। अब जमा इलाके में फिर से शराब का जानलेवा कहर दिखाई दिया है। यहां अरोएरा गांव में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 3 मजदूरों की शराब पीने से मौत हो गई, जबकि करीब 12 मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस की माने तो छापेमारी के डर से किसी ने नहर के किनारे शराब की पेटियां फेंक दी थी, जिन्हें किसी ने इन मजदूरों को दे दिया। मौके पर पहुंचे एसएसपी कलानिधि नैथानी ने यहां पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। वहाँ पर जब इनसे पूछा गया तो इन्हीं का एक साथी है राजू, उसको इस जगह पर कुछ पेटियां दिखाई दी जो संभवतः यहाँ पर जो फेंकी गई हैं, और जो उसने यहाँ से जो पेटी में से सामान निकाला है उसको उसने जाके अपने ईंट भट्टे वालों को बांट दिया, जिसे पी करके उन लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई और उसके बाद उनको अस्पताल भर्ती कराया गया। हाल फिलहाल में जो 2-3 दिन में पुलिस द्वारा जो दबिशें दी गई हैं उसमें और जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी मिल करके जो यहाँ पे अभियान चलाया गया है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि जो अपराधी है या जिसने इसको स्टोर किया था, कहीं पर भंडारण किया था, उसने इस जगह पे इस सामान को डंप करके यहाँ से वो अपना यहाँ से डंप करके चला गया है। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज, गुंडा राज, शराब माफिया राज चल रहा है।
यहाँ पे लगातार उत्तर प्रदेश की प्रशासन कह रहा है कि वहाँ पे एनएसी कार्रवाई होगी अलीगढ़ में, उसके बावजूद भी वहाँ पे शराब माफिया शराब बेच रहे हैं, फिर भी पेटियां पाई जा रही हैं और लोगों की अभी तक मौतें हो रही हैं शराब पीने से। और सुना है कि लोग अंधे भी हो रहे हैं शराब पीने से, वहाँ पे बीमार भी और लगातार लोग हो रहे हैं। इसके मतलब सरकार की कोई नहीं सुनता है। यहाँ सरकार नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। यहाँ सिर्फ गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ रख के देखती रहती है और सिर्फ बोलती रहती है। गोरखपुर में सपा नेता का बार बालाओं के साथ डांस वायरल हो रहा है। यहां पर सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य के पति शैलेंद्र यादव ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं, जो न सिर्फ कर्फ्यू गाइडलाइंस का उल्लंघन है बल्कि कोविड प्रोटोकॉल्स को भी ताक पर रखना है। दरअसल अपने साले की शादी में मदहोश सपा नेता शैलेंद्र ऑर्केस्ट्रा पर बार बालाओं के साथ न सिर्फ झूमते नजर आए बल्कि वहां पर अपनी हनक दिखाते भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि शैलेंद्र यादव वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य रेणु यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के देवर हैं। तीन तस्वीरें कार्यक्रम में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ी, दूसरी तस्वीर में कैसे ठुमके लगा रहे हैं और उनके समर्थकों की तस्वीर आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं। तो तीन तस्वीरों के माध्यम से गोरखपुर की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के पति हैं जो नाचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, शैलेंद्र यादव नाम इनका।